नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी यादव जॉनियंस केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं स्पेशली पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे। तो देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे हम प्रीएम्बल पे, उद्देश्य का प्रस्तावना। तो हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे। यूपीएससी और यूपीपीसीएस, यूपीएससी, लोअर पीसीएस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं कैसे आज उद्देशिका को डिफाइन करते हैं। उद्देशिका में क्या है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आज हम डिफाइन करते हैं। देखिए, पहली बात है प्रस्तावना और उद्देशिका। ये दोनों एक ही शब्द हैं। मान लीजिए इसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। आगे चल के मैं बताऊंगा इसको क्या क्या कहा जाता है। बहुत विचारकों ने अपने अपने विचार रखे हैं कि उद्देशिका को क्या क्या कहा है। तो देखिए ये कहाँ से लिया गया। तो पहला हम देखते हैं ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। पहला क्वेश्चन उठता है कि ये उद्देशिका की आवश्यकता क्यों पड़ी, उद्देशिका से क्या आशय है। तो उद्देशिका से आशय है, जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा का गठन किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसमें कुछ मेजर पॉइंट और मेजर शब्द रखे गए जिससे अधिनियम और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं उनको समझने में आसानी हो और जिसका निर्वचन करने में सुगमता प्रतीत हो, अच्छे से हम उसका निर्वचन कर सकें। इसलिए इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब देखते हैं उद्देशिका कहाँ से लिया गया। तो हम देखेंगे अमेरिका से लिया गया। यदि प्रश्न ये उठता है कि उद्देशिका की भाषा या प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो वो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं कि उद्देशिका की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है और कहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम भारत के लोग ... 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो पहले हम देखते हैं स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत, उद्देशिका का स्रोत। फर्स्ट पॉइंट है हम भारत के लोग। इससे ये सिद्ध होता है कि संविधान का जो स्रोत है भारत के लोग हैं और संविधान को शक्ति कहाँ से प्रदान होती है, तो भारतीय जनता से शक्ति प्रदान होती है। ठीक है, आगे हम इसका जिक्र करेंगे। जब एक पॉइंट है लोकतंत्र, तब हम अच्छे से समझेंगे। दूसरा है स्वरूप। फर्स्ट पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इससे क्वेश्चन उठता है कि संप्रभुता से क्या आशय है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सॉवेरेनिटी, संप्रभुता क्या है। देखिए, हम समझते हैं संप्रभुता किसी राष्ट्र, जो ऐसा कोई राष्ट्र जो अपने आंतरिक या बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता के अधीन न हो और निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता हो।
या विदेशी या आंतरिक या विदेशी नीति निर्धारण में वो स्वेच्छा से अपने विचारों से वहां परिस्थितियों का सही आकलन कर सके और नीति निर्धारण अच्छे से कर सके, तो इसे हम संप्रभुता कहते हैं। तो प्रश्न ये भी उठता है, क्या हम संप्रभु हैं? तो संप्रभु राष्ट्र में है तो संप्रभु राष्ट्र की जनता संप्रभु जनता कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्वरूप में। सेकंड है समाजवादी। ये जो समाजवादी विचारधारा है ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा है और यूरोप में जो वर्ग संघर्ष के रूप में जो उभरी थी, और ये वर्ग संघर्ष की विचारधारा है जो गरीब और अमीर के बीच में जो कह सकते हैं उत्पादनों के साधनों या संसाधनों को लेकर भेदभाव किया जाता है, तो उसे कम्युनिस्ट समाजवाद कहते हैं। साम्यवादी समाजवाद जो यूरोप का समाजवाद है, और जो भारत का समाजवाद है इसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। समाजवाद से आशय है कि उत्पादनों के साधनों का समता मूलक वितरण। आप देखेंगे आगे मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल 39A 39B में आपको पता चलेगा कि समाजवाद क्या है, और वहां पर संसाधनों का जो समता मूलक वितरण के बारे में बात की गई है। तो समाज में जो संसाधनों का समता मूलक वितरण होगा तो समाजवाद नजर आएगा। इसीलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया है। नेक्स्ट देखते हैं हम पंथ निरपेक्ष। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलर। सेकुलर का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, तो राज्य में सर्वधर्म संभाव की अवधारणा होगी। आगे हम देखते हैं पंथ निरपेक्षता पे। ये शब्द हालांकि मूल ढांचे में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है, तो उसके बारे में हम केस पर बात करेंगे। आगे देखते हैं उसको। आगे है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक से आशय है कि भारत में लोक से मतलब है यानी जनता। लोक से तात्पर्य है जनता, और भारत जिस राष्ट्र में जनता सर्वोपरि वो लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा। यानी हम कहेंगे कि लोग सर्वोपरि होंगे। आगे हम देखते हैं गणराज्य या गणतंत्र। गणतंत्र से आशय है जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा वो आनुवांशिक न होकर निर्वाचित होगा, और निर्वाचन किसके द्वारा? जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट भी है कि जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि। तो देखिए गणतंत्र से आशय है जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा। भले यह प्रत्यक्ष रूप से सही, लेकिन निर्वाचित होगा, न कि आनुवंशिक।
आगे हम देखते हैं उद्देशिका में कुछ उद्देश्य भी शामिल हैं, जिससे व्यक्तियों को, एक तो है न्याय। न्याय पर हम चर्चा करेंगे। तो न्याय को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। फर्स्ट पार्ट है सामाजिक न्याय, सेकंड है राजनीतिक न्याय, सेकंड है आर्थिक न्याय, थर्ड है राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से आशय है कि न्याय सभी को समान आधार पर मिलना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है भी कि सभी को विधि के आधार पर चलना है और सभी को समान न्याय दिलाना है। ये प्रियम्बल में इसीलिए सामाजिक न्याय जोड़ा गया है। आर्थिक न्याय से मतलब है कि जो आर्थिक स्वरूप है देश का और जो आर्थिक विकास है व्यक्तियों का समान रूप से किया जाए, वही 39A39 भी वाला लागू होता है। तो राजनीतिक न्याय से मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी को समान न्याय दिया जाए। आगे है समानता। समानता से आशय है कि किसी एक व्यक्ति के विकास से देश का विकास होना चाहिए और सभी का समान विकास होना चाहिए। जब एक व्यक्ति का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो समानता के कई पहलू हैं, वो आपको मौलिक अधिकार में देखने को मिलेंगे। किस किस प्रकार की समानता है? समानता है, एक है विचार, सेकंड है अभिव्यक्ति, दूसरा है विश्वास, तीसरा है विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, चौथा है धर्म, पांचवा है उपासना। इन सभी के आधार पर समानता दर्शाई गई है कि जो किसी के विचारों को कोई दबा नहीं सकता है। समानता के आधार पर सभी व्यक्तियों को अपने विचार प्रस्तुत करने की समानता प्रदान की गई है। और अभिव्यक्ति, वह कहीं भी बोल सकता है। विश्वास, वह विश्वास रख सकता है। धर्म को लेकर स्वतंत्रता है, आप किसी धर्म को अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपासना, इबादत, वंदना, पूजा कर सकते हैं किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च में, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं समता। ये समानता से ही मिलता जुलता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। ये 2 प्रकार की है। प्रतिष्ठा से आशय आप किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। अवसर, आपको समान अवसर प्रदान किया जाएगा, चाहे इसमें कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो फॉर्म आप भरेंगे वो गरीब का बच्चा भी भर सकता है। इसलिए यहाँ पे अवसर की समानता दर्शाई गई है, चाहे वो राजनीतिक अवसर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, सभी को समान अवसर प्रदान किए गए हैं, लेकिन एबिलिटी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, एक शब्द और जोड़ा गया, गरिमा। सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ये प्रियम्बल
प्रदान करती है और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आगे है एकता। जानते ही हैं कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, तो एकता डिफाइन किया गया है। उसके बाद है अखंडता। बाद में शब्द जोड़ा गया है कि अंगीकृत अधिनियमित थर्ड है आत्म अर्पित। तो अंगीकृत का मतलब है कि स्वीकार किया गया। यानी स्वीकार किया गया या लागू किया गया। अधिनियमित का मतलब है कि जो यह कानून बन गया। देश जो चलेगा, अधिनियमित का मतलब है कानून बन गया। इसमें जो प्रावधान है संविधान में, उसी के हिसाब से देश चलेगा, ना कि किसी और से। आत्मार्पित से है कि देश में संविधान का शासन होगा। जो देश चलेगा वो संविधान से चलेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो देखिए, हम देखते हैं। फर्स्ट है समाजवादी, सेकंड वही जो 3 बताए, पंथ निरपेक्ष, थर्ड है अखंडता। देखिए, प्रथम पैरा में 2 शब्द ये जोड़े गए, और 6वें पैरा में अखंडता था। आगे देख लेते हैं। केस इम्पोर्टेंट है, 2 केस हैं। और जो 42वां संशोधन था, जो यही फर्स्ट संशोधन और लास्ट संशोधन था। ओके, इसके बाद न कोई संशोधन हुआ है, ना कुछ जोड़ा गया है, केवल ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। और इन्हीं के ऊपर केस था। पहले केस थे, उसके बाद ये हैं। देख लीजिए तो आप समझ लेंगे। देखिए, अब देखते हैं ये इनरू बेरीवारी वाद क्या था। इनरू बेरीवारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि
प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही है, लेकिन इसका अंग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है, और इसके रहने या न रहने से संविधान पर कोई असर नहीं पड़ता है, न उसकी भाषा या आर्टिकल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पलटवार करते हुए दूसरा डिसीजन आया, दूसरा केस आया, इन केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इसके मूल ढांचे में बिना किसी परिवर्तन के संशोधन करके जोड़ा जा सकता है। तो वही हुआ 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए जो मैंने पीछे बताया। आगे हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना को किस किस ने क्या क्या नाम दिया। देखिए, एक N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा है इसको, संविधान का परिचय पत्र। दूसरा, अय्यर साहब ने भविष्य के सपनों का विचार कहा है। जो भविष्य में सपनों का विचार कहा है अय्यर साहब ने, अय्यर साहब का पूरा नाम है कृष्णादि अल्लाह स्वामी अय्यर। आगे देख लीजिए 2-4 विचारक और हैं। तो के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा। तीसरा है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा कहा। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा कहा। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है या कुंजी कहा है। तो हम देख लेंगे, जब सीधा क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर नो डाउट होगा कि संविधान की प्रस्तावना को। यदि कह देंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो होगा आर्टिकल 32। आगे देखते हैं, सुभाष कश्यप ने उद्देशिका को कहा है कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा। संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा, ये सुभाष कश्यप ने कहा है।
और दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने ये भी दिया है कि उद्देश्य का नींव है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं साथ ही साथ, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।